एवरीवन, आप सबका स्वागत है वर्चुअल विद्या लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका आकाश सर और मैं आज आपको एसएसटी पढ़ाने वाला हूं इस वीडियो में। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्चुअल विद्या को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें और साथ ही साथ हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपके एसएसटी जो आपका सब्जेक्ट है क्लास 10 का क्वाइट इंडिया मूवमेंट पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके सिलेबस में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। साथ ही अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं या फिर आप ग्रेजुएशन में भी हिस्ट्री ऑनर्स करके पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट के बारे में आपको कुछ जानकारी रखना जो मैं इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में मैं आपसे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस टॉपिक से रिगार्डिंग करूंगा, जो कि आपके एग्जाम्स में रेगुलरली कई सालों से आ रहे हैं। और इन क्वेश्चंस को अगर आप होमवर्क के रूप में कर लेंगे और इससे हमें हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप हमें अपना होमवर्क सेंड कर सकते हैं। हम आपको वहाँ चेक करके आपको व्हाट्सअप कर देंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, क्वाइट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन, तो यह आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में, 1942 में। इसे अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, अगस्त मूवमेंट के नाम से, क्योंकि यह मूवमेंट अगस्त मंथ में शुरू हुआ था। बेसिकली 8 अगस्त को यह मूवमेंट शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा। चलिए जानेंगे कि इस स्लाइड में कि क्या कारण थे क्वाइट इंडिया मूवमेंट के। तो व्हाट आर द मेन फैक्टर्स ऑफ द क्वाइट इंडिया मूवमेंट इन 1939। With the outbreak of war between Germany and Britain, India was announced to be a party to the war for being a constituent component of the British Empire, and Congress criticized the decision as taken without Indian consent. जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था 1939 में, उस समय ब्रिटेन जो था एलियंस पावर की तरफ से शामिल था युद्ध में, और जर्मनी आप जानते हैं ये एक्सिस पावर में था। तो इंग्लैंड और जर्मनी के बीच 1939 में जब वार शुरू हो गया था, तब भारत में उस समय भी अंग्रेज़ों का कब्जा था। तो अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश ने बिना भारत के लोगों को जानकारी दिए, भारत के राजनेताओं से बिना पूछे, कांग्रेस को बिना इस कुछ इन्फॉर्मेशन दिए, डायरेक्ट इंडिया को वार में उन्होंने झोंक दिया था, उन्हें पूरे लड़ाई में शामिल कर लिया था। तो इससे भारत के जितने भी नेता लोग थे या फिर यहाँ की जो जनता थी वह बहुत ही ब्रिटिश एम्पायर से बहुत ही गुस्सा थी, और उनकी जो नाराज़गी थी इस विद्रोह के द्वारा वे जाहिर करते हैं। इसके बाद दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आपके एग्जाम्स में कई बार आ चुका है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। आपको मैं यह पूरा डिटेल बतलाने वाला हूँ अभी, आप इसको ध्यान से सुने और हो सके तो इसका नोट्स ज़रूर बनाएं। ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है क्रिप्स मिशन। इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ जाता है एग्जाम्स में। द क्रिप्स मिशन एंड इट्स फेलियर आल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गांधीज कॉल फॉर द क्वाइट इंडिया मूवमेंट। क्रिप्स मिशन का जो फेलियर था वह क्वाइट इंडिया मूवमेंट के लिए बहुत ही बड़ा एक फैक्टर था, जिसके कारण गांधी जी ने पूरे इंडिया को में क्वाइट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दिया था। तो चलिए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन 22 मार्च 1942 सेंड्स सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स टू talk term with the Indian political parties and secure the support in British war efforts। 22 मार्च 1942 को सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स को इंग्लैंड से भारत भेजा गया था कि वह भारत के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उससे बात करें कि भारत के जो लोग हैं वो ब्रिटिश को सपोर्ट करें फर्स्ट वर्ल्ड वार में। ए ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज प्रेजेंटेड, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक ड्राफ्ट भी बना के भेजा गया था, क्योंकि ब्रिटिश चाहते थे कि भारत के लोग उनको सपोर्ट करें इस वार में। तो क्या होता है आगे इस वार में, यह होता है कि ए ड्राफ्ट डिक्लेयर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज प्रेजेंटेड विच इंक्लूडेड टर्म्स लाइक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डोमिनियन, जिसमें ये बात कहा गया था कि भारत वार के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद अंग्रेज़ों का एक डोमिनियन हो जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट, और जो भारत के संविधान है उसको भी बना दिया जाएगा। दिस वुड बी हाउएवर ग्रांटेड आफ्टर द डिसीजन इन द सेकेंड वर्ल्ड वार, और ये बात तब माना जाएगा जब द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का ब्रिटिश का जीत होगा। तो ये सारी बात एक शर्त पर लागू थी। अगर वह शर्त थी कि ब्रिटिश का जीत, अगर ब्रिटिश हार जाते फर्स्ट वर्ल्ड वार में तो भारत को इतनी सारी सुविधाएं नहीं मिलने वाली थी। लेकिन अकॉर्डिंग टू द कांग्रेस दिस डिक्लेरेशन वाज ऑफर इंडिया प्रोमिस दैट
दैट वाज टू बी फुलफिल इन द फ्यूचर। और इस समय इस ड्राफ्ट में कहा गया कि ये फ्यूचर में आपका फुलफिल होगा आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। तो इसमें कमेंसिंग ऑफ द गांधी सेड इट इज़ ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए कैश बैंक। और इसी को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैश बैंक कहा है। पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने किसे कहा है? क्रिप्स मिशन को। ये कई बार भी पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। तो मैं इसका पूरा स्टोरी आपको बतला देता हूँ। क्या होता है कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार जब शुरू होता है माय डियर स्टूडेंट्स, उस समय अंग्रेज भारत में कहते हैं कि आप हमारी सहायता करिए फर्स्ट वर्ल्ड वार में। जब यह वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाएगा तो हम भारत में कुछ संवैधानिक और राजनीतिक सुधार करेंगे, आपको कुछ सुविधा देंगे। लेकिन जब 1918 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार फिनिश्ड होता है, ख़त्म होता है, तो अंग्रेज़ क्या करते हैं, जो भी अपना वादा किए रहते हैं वादा खिलाफ़ी कर देते हैं और साथ ही साथ रोल अटैक जैसे क्रूर नियम को पालित कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि भारत के लोगों का जो स्वाधीनता थी, जो भी अधिकार थे बच्चे कुचे, वो भी नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और क्रांतिकारियों पर भी बहुत ही ज़्यादा जोर जुर्म अंग्रेज़ करने लग जाते हैं। तो इससे भारत के लिए जो वादा, जो प्रॉमिस अंग्रेज़ों ने किया था, उसको वो भंग कर देते हैं, प्रॉमिस को। तो अब सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में स्टार्ट हो गया था, जो कि 45 तक चला, 1945 तक, याद रखिएगा आप। तो 1939 में जब ये स्टार्ट हुआ तो इंडियंस हेल्प नहीं कर रहे थे अंग्रेज़ों की। तो इसीलिए ब्रिटेन से सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स, जो कि वहाँ के एक संसद के एक जाने माने व्यक्ति थे, एक पोजिशन पर्सन थे, वे इंडिया आए और इंडिया में आके कांग्रेस और मुस्लिम लीग से मुलाकात करते हैं और कुछ ड्राफ्ट इनके पास पेश करते हैं भारत में संवैधानिक सुधार के लिए, और कहते हैं कि भारत में बहुत सारे सुधार करेंगे। फिर से इनको ये उसी प्रकार की लुभावनी बातें कहने लगे जो उन्होंने 1914-15 में कहा था भारतीयों को। तो इससे गांधी जी नाराज़ हो जाते हैं, कांग्रेस भी नाराज़ हो जाती है और इसको नहीं मानते, जिसके कारण गांधी जी क्या करते हैं, क्वाइट इंडिया मूवमेंट भी शुरू कर देते हैं। अगर इस मिशन में, अगर इस ड्राफ्ट में अगर कुछ अच्छी बातें इंडियंस के लिए होती जिससे इंडियंस को फ़ायदा होता, तो शायद यह क्वाइट इंडिया मूवमेंट नहीं हुआ होता। तो इसके बाद गांधी जी जब इसको पूरी तरह से मना कर देते हैं, उसके बाद अब पूरे दुनिया में, पूरे भारत में, हर क्षेत्र में भारत के क्वाइट इंडिया मूवमेंट शुरू हो जाता है। चलिए इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। द क्वाइट इंडिया मूवमेंट इनोग्रेटेड एट द कॉल ऑफ महात्मा गांधी अनफोल्डेड इन द 4 फेजेस। 4 फेजों में महात्मा गांधी इस क्वाइट इंडिया मूवमेंट को लागू करते हैं। फर्स्ट फेज में क्या होता है? फर्स्ट फेज, there were strike, processions, demonstration and processions. This phase lasted for a period of 3 to 4 days of commencement from the day of Gandhi's arrest in August 9th, 1942. The factory and mills workers rose to the cause and displayed the maximum vigor and enthusiasm. The government took recourse to repressive measures to subdue the movement. क्या होता है कि सबसे पहले गांधी जी 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन क्वाइट इंडिया मूवमेंट शुरू करते हैं पहले फेज़ में। तो इसमें क्या होता है, जितने भी मिल मालिक, मिल में काम करने वाले, फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, वे इसको पूरी तरह से गांधी जी का बात मानते हैं, सुनते हैं और वे इसमें शामिल हो जाते हैं। और जगह जगह गांधी जी के कहने पर, कांग्रेस के नेताओं के कहने पर, तो कांग्रेस के नेताओं के कहने पर जगह जगह जो जितने भी मज़दूर वगैरह होते हैं, वे लोग क्या करते हैं, बहुत ही उत्साह के साथ स्ट्राइक करते हैं, मिल में काम नहीं करते मज़दूर सब, और जितने भी विगर्स उनमें बहुत ही उत्साह भरा होता है, और मिल के वर्कर्स के साथ साथ जितने भी लोग होते हैं कांग्रेस के, वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, रेड्स ऑफ द म्यूनसिपल एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग कैरेक्टराइज द सेकेंड फेज ऑफ द मूवमेंट। उसके बाद क्या होता है, जितने भी सरकारी ऑफिसेस होते हैं जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, वहाँ पर भी लोग रेड करते हैं, उनको तोड़ फोड़ करते हैं। ये दूसरा फेज में शामिल होता है। गांधी जी को 9 अगस्त को ही, 8 अगस्त को जब अनाउंसमेंट होता है क्वाइट इंडिया मूवमेंट का, तो 9 अगस्त को ही गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद धीरे धीरे सारे कांग्रेसी नेताओं को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद सेकंड फेज़ में क्या होता है कि जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर अटैक शुरू हो जाता है। थर्ड फेज में पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस में अटैक शुरू कर दिया जाता है। फोर्थ में क्या होता है कि जितने भी स्टेट्स में, जैसे मध्य प्रदेश, बॉम्बे, उत्तर प्रदेश, इन सब स्टेट्स में एक साथ बहुत सारे लोग इस आंदोलन में कूद पड़ते हैं, और सारे गवर्नमेंट के, ब्रिटिश के जितने भी साज सामान होते हैं, ऑफिस होते हैं, घर होते हैं, वहाँ पर हल्ला बोल कर देते हैं, आक्रमण, अटैक कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि ब्रिटिश लोग काफ़ी घबरा जाते हैं। और क्या होता है, 1944 तक बहुत सारे लोगों को जेल में बंदी कर दिया गया था, लेकिन मई 1944 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। और कहा जाता है कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय थे,
चर्चिल, तो वो ये अनाउंस करते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फिनिश होने के बाद इंडिया को आज़ाद कर दिया जाएगा, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम अब शुरू कर दे। इस तरह का अनाउंसमेंट होने के बाद गांधी जी को जेल से छोड़ दिया जाता है और एक क्वाइट इंडिया मूवमेंट भी स्थगित कर दिया जाता है इंडियन पॉलिटिशियंस के द्वारा। उसके बाद कुछ मेजर फैक्ट्स होते हैं इनमें। टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी होने तक क्या क्या घटनाएं घटती है, हमने एक सीरियल वाइज आपके लिए प्रेजेंट किया है। आप इसे ध्यान से देखें और याद जरूर रखें। तो सबसे पहले क्या होता है, जब क्वाइट इंडिया मूवमेंट के बाद भारतीयों को ये अधिकार मिलने वाले होते हैं कि अब भारत जल्दी आज़ाद होगा, लेकिन 1946 अगस्त में क्या होता है, विक्ट्री ऑफ इंडिया अनाउंस इन्विटेशन टू द कांग्रेस टू फ्रॉम प्रोविजनल गवर्नमेंट, गांधी अपोज पार्टीशन ऑफ इंडिया। 1946 अगस्त में क्या होता है कि भारत जीत जाता है, अब कांग्रेस को प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा। लेकिन उस समय ये माउंटबेटन योजना भी लागू होता है, जिसमें कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान नामक दो स्टेट बनेंगे, दो डोमिनियन बनेंगे। तो इसका अपोज करते हैं, पार्टीशन ऑफ इंडिया का अपोज करते हैं गांधी जी। जून 1947 इंडिया लीडर्स एक्सेप्ट माउंटबेटन प्लान, गांधी जी अपोजिट। जून 1947 में माउंटबेटन जो योजना होती है जिसके तहत भारत पाकिस्तान दो अलग अलग डोमिनियन बने, उसका सपोर्ट पूरा कांग्रेस पार्टी करती है, लेकिन गांधी जी अभी भी इसके खिलाफ में होते हैं। जुलाई 1947 इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया बिल पास, ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया बिल पास हो जाता है जुलाई 1947 में। 14 अगस्त 1947 गांधी जी हेल्स अगस्त 15 एज ए डे फॉर रिजॉइसिंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया बट डिप्लोर्स द डिवीजन ऑफ द कंट्री। गांधी जी बहुत खुश थे, बहुत ही उनके आंतरिक मन से खुश थे कि भाई भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, लेकिन वे बहुत दुखी भी इसलिए थे कि भारत के दो टुकड़े हो चुके थे, भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियन बन चुके थे, जिससे गांधी जी काफ़ी नाराज़ भी थे। इन जनवरी 12 जनवरी 1948 गांधी जी बिगन फास्ट फॉर कम्युनल पीस इन दिल्ली। जब भारत का विभाजन हुआ, जब दो डोमिनियन बने इंडियन एंड पाकिस्तान, तब भारत में हिंदू और मुस्लिम के बीच बहुत ही दंगा चल रहा था, बहुत ही आपस में क्रूर व्यवहार चल रहा था, एक दूसरे को मारकाट हो रहा था। तो इस कम्युनल जो भारत में सांप्रदायिक उग्रवाद फैला हुआ था, उसको रोकने के लिए गांधी जी ने 12 जनवरी 1948 को एक फास्ट रखा, मतलब भूख हड़ताल शुरू किया। 18 जनवरी 1948 गांधी जी एंड्स फास्ट आफ्टर कम्युनल हार्मोनी इन assured when antagonistic party came to common platform to the settle the difference। उसके बाद जब मुस्लिम और हिंदू संप्रदाय के लोग आपस में मिल गए और सब ने मिल करके ये उनके नेताओं ने मिल करके गांधी जी को प्रॉमिस किया कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे, तो अंत में 18 जनवरी 1948 को 1948 को गांधी जी अपना फास्ट को रोक देते हैं। और उस समय से गांधी जी का जो स्वास्थ्य है, जो फास्ट करने के कारण, भूख हड़ताल करने के कारण उनका जो स्वास्थ्य डल हो गया था, वह भी थोड़ा ठीक होने लगता है। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, लेकिन गांधी जी का असैसिनेशन के बारे में मैं आप लोग को पहले बतला दूंगा, आप इसको ध्यान से सुने। Political turmoil in India continues long after the independence was granted in India. Great degree of immigration followed the partition and riots were rampant on the both sides of the border. It was a virtual nightmare of Gandhi, who earnest believed in the secularism all through his life, and unless hope with the Hindus and the Muslim of the India would stay side by side as brother and sister. He traveled across the riot-ridden country trying to spread the message of the peace and brotherhood. But with little success, the independence that came at the cost of Indian partition was similarly unacceptable to him. गांधी जी आजीवन शांति और भाईचारा का संदेश पूरे दुनिया को देते रहे, कई देशों में उन्होंने घुमा और वो चाहते थे कि हर लोग आपस में मिलजुल के रहे। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत को आज़ादी के लिए भारत को सबसे बड़ा कॉस्ट चुकाना पड़ा, इंडिया और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियन, मतलब भारत का पार्टीशन करके। तो गांधी जी इससे बहुत ज़्यादा दुखी थे उस समय, और ये उनके लिए बहुत ही कैपेबल नहीं थे कि इसको वे सहन कर पाए। गांधी जी इससे बहुत दुखी थे, वो खुश थे कि भारत इतने सालों की त्रासदी के बाद आज़ाद हुआ, लेकिन वो इससे बहुत दुखी थे कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो गए और भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियन का निर्माण हुआ। और इससे ज़्यादा दुखी वो तब थे जब भारत आज़ादी होने के बाद भी भारत में पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप में भारत मुस्लिम और हिंदू आपस में लड़ रहे थे। और ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा था, बल्कि पाकिस्तान में भी इस प्रकार की घटनाएं घट रही थी, आपस में इनके बीच बहुत ही दुश्मनी बढ़ रहा था। इससे लेकर के गांधी जी बहुत ज़्यादा दुखी भी थे। बट गांधी जी हैड टू पे द प्राइस विथ हिज लाइफ। इसके लिए उन्हें अपने जीवन का मूल्य देना पड़ा। ही बिकम द मार्टिल फॉर आइडियल विथ नाथुराम गोडसे। नाथुराम गोडसे के द्वारा इनको मार दिया गया। अनएसिस्टेंट विद द रेडिकल हिंदूज फंडामेंटल आइडियोलॉजी।
जो कि एक कट्टर हिंदू आइडियोलॉजी के व्यक्ति थे, नथुराम गोडसे, उन्होंने गांधी जी का मर्डर कर देते हैं 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में। ए पॉल ऑफ ग्लूम इन्वॉल्व द कंट्री आफ्टर द इंसिडेंट। ये घटना के बाद पूरे देश में एक शोक का माहौल फैल जाता है। डिस्पाइट हिज बॉडीली दैट द लेगेसी ऑफ गांधीज ideas stay on the Indian market bravery on through its new era of independence। और गांधी जी आज हमारे बीच नहीं भी हैं, लेकिन उनकी जो सोच है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, आज भी भारतीय संविधान के साथ साथ आज भी पूरे भारत पे हर बुक में, हर चीज़ों में गांधी जी की आइडियोलॉजीज को पढ़ाया जाता है, उनसे इंडियंस को इंस्पायर किया जाता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फीचर है गांधी जी के जीवन का, जिनसे पूरे भारतीयों को सीखना भी चाहिए। सो इसी के कारण गांधी जी को द फादर ऑफ नेशन का नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं राजघाट, वेयर द प्लेस वेयर गांधी जी सो डेटेड। ये राजघाट का न्यू दिल्ली में स्थित गांधी जी का मकबरा है, यहाँ पर उन्हें दफनाया गया है। आप देख सकते हैं राजघाट। इसके साथ साथ मैं आप लोग को बता दूं, emergence of Gandhi as the father of the nation. This is the one of the very most important point for everyone students. Gandhi ji is the heart of millions of Indian as the father of nation. भारत के लाखों करोड़ लोगों के हृदय में गांधी जी बसे हुए हैं। फॉर द पाथ ब्रेकिंग रोल दैट ही प्लेड नॉट इन द इंडियन स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस बट द मॉडलिंग द नेशनल कैरेक्टर्स एंड द लाइव्स ऑफ द इंडियंस अलाइक। भारतीयों का जो जीवन है, भारतीयों का जो आध्यतम है, इसको सिखाने में, भारतीयों को इतना बड़ा तोहफा देने में, देश की आज़ादी कराने के लिए गांधी जी ने जो लड़ाइयाँ लड़ी, जितने भी सत्याग्रह किए, जितने भी कठिनाइयाँ सही, उनके कारण गांधी जी को कोई भी भारतीय अपने हृदय से नहीं भूल सकता। एट ए टाइम व्हेन द फैब्रिक ऑफ द इंडियन सोसाइटी वाज tearing apart, the accomplish the hard-killing task of the unifying the nation, conflicted with the diverse political ideologies like hard the extremism। जब पूरे देश में जब अलग अलग पार्टीज थी, लेकिन वो एक नहीं थे, भारत के लोग को एक नहीं कर पा रहे थे, और जिससे देश आज़ाद नहीं हो पा रहा था। लेकिन गांधी जी जब से इंडियन पॉलिटिक्स में आए, तब से उन्होंने एक नई उत्साह के साथ भारतीय लोगों को, हर वर्ग के लोगों को एक करना शुरू किया था। द मॉडरेट अप्रोच एंड द न्यूली इमर्जिंग कम्युनिस्ट फोर्स, द कन्फ्यूज इंडियन फाउंड सोलेस इन द सिंपल फिलोसफीज ऑफ द गांधी। जितने भी कम्युनिस्ट लोग भी थे, जो भी कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग कर रहे थे, या कम्युनिस्ट को जितने भी युवाओं ने ज्वाइन किया था, वो भी गांधी के जो आइडियोलॉजीज थे उससे बहुत इंप्रेस थे। ही वर्क हार्ड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द दलित एंड गेव देम ए न्यू आइडेंटिटी। वुमेन अंडर द सपोर्ट फाउंडर बैक देयर long lost confidence any activists participate in the task of the national cause। उन्होंने राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, राष्ट्र के सबसे नीचे तबके से भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने कार्य किया। उन्होंने स्त्री को लेके, जो स्त्री को भारत में उतनी तजर्बा नहीं दी जाती थी, जिस समय देश हमारा गुलाम था, उस समय स्त्रियों की शिक्षा के लिए और स्त्रियों को एक मजबूत संगठन उन्होंने तैयार किया। साथ ही साथ उन्होंने एक दलित समुदाय है, उसको भी, हमारे देश के जितने भी मूवमेंट्स हुए, आज़ादी की लड़ाइयाँ, उसमें भी उन्होंने शामिल किया, उनको भी बहुत सारे अधिकार उन्होंने दिलवाया, और भारत में मानवता का एक चिंगारी उन्होंने फूंक डाला, जो पूरे विश्व में एक प्रचंड आग की तरह आज पूरे विश्व में फैला हुआ है। एज ए विजनरी द रियलाइज राइट ऑफ द ऑनसेन इन द रियल स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन लाइन इन कम्युनल हार्मोनी एंड ब्रदरहुड। और उन्होंने एक रियलाइज़ किया कि पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में भी एकता, समानता, बंधुत्व की भावना वे फैलाने में सफल हुए थे। थर्ड द इमरजेंस ऑफ गांधी एज अ नेशनल लीडर एंड द ह्यूमनिस्ट एज visionary, as a social and political reform, and most important as spiritual leader, has been critically instrument in the shaping a new India firm rooted in the historical past and the same time welcoming the progressive trends of modernity। जितने भी वर्तमान में जो मॉडर्न इंडिया है, इस मॉडर्न इंडिया का सपना भले ही राजा राम मोहन रॉय ने देखा था, लेकिन इसको पूरा करने का श्रेय पूरा का पूरा गांधी जी को दिया जाता है। वे एक राष्ट्र नेता के साथ साथ एक मानववादी सिद्धांत के प्रवर्तक भी थे, एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक हिंदू मुस्लिम एकता के साथ साथ बंधुत्व, भाईचारे की भावना को बढ़ाया, और जिसके कारण उन्होंने एक सद्भावना के तहत, अहिंसा के तहत पूरे भारत को अंग्रेजों के 200 सालों की गुलामी से आज़ाद कराया, जिसके कारण एक नए दौर का शुरुआत हुआ, एक नए मॉडर्न वर्ल्ड का शुरुआत हुआ, जिसमें गांधी जी बहुत ही प्रशंसनीय एक करेक्टर बने। ये थे आज के आपके गांधी जी and the Quiet India movement. These are the five most important questions which are coming in your next examination. First one, what is Cripps mission? Second was, what is Gandhi ji called for Quiet India movement? Why Gandhi ji called for Quiet India movement? गांधी जी ने Quiet India movement क्यों बुलाया? Discuss the effect of this movement. इस आंदोलन का क्या क्या
इफेक्ट हुआ। व्हाट आर द काजेस ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट का मेन काजेस क्या था। वाई वी कॉल द गांधी जी फादर ऑफ द नेशन, गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन क्यों कहा जाता है। आप इन प्रश्नों के उत्तर जरूर करें। साथ ही साथ आप इन प्रश्नों के उत्तर हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप्स के लिंक में सबमिट कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल का नाम है वर्चुअल विद्या लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो यूट्यूब चैनल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस रेगुलरली आपको मिलती रहें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अपने जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं आप हमारी वीडियो को जरूर शेयर करें। और माय डियर फ्रेंड्स, कल हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमी अब हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि जो भी आपके रिसेंट में जो नया आपका सिलेबस आया है जिसमें 30% रिडक्शन हुआ है आपके सिलेबस में, उनको छोड़ के जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं, इस चैनल में पढ़ाने वाले हैं। इसलिए आप हमें रेगुलरली फोकस करें, फॉलो करें। और कल जो हम वीडियो लेके आएंगे वे इंडिया के जो मूवमेंट थे, नेशनल मूवमेंट, उसमें जो हीरोज़ थे उनके ऊपर में एक वीडियो लेकर के आएंगे। आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार इन हीरोज़ के बारे में शॉर्ट नोट आपको एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। इसलिए इनके कल का वीडियो देखना ना भूलें। कल भी हम आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतलाएंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए कल का वीडियो शाम 6 बजे आएगा। एसएसटी का क्लास 10 का वीडियो आप देखना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।